जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे मेरे द्वारा वीडियोस मिलते रहते हैं। मेरे साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, हमने डीकैल्सिफिकेशन का टॉपिक लिया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में डीकैल्सिफिकेशन के बारे में बताया। उसके मेथड्स में हम चल रहे थे, जिसमें पार्ट 2 में मैंने उसका पहला मेथड एसिड डीकैल्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है आपको। नाउ अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड मेथड पे जाएंगे, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। और इसी तरह से हम डीकैल्सिफिकेशन के सभी मेथड्स को कवर करने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना। कोई सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। डीकैल्सिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है, हिस्टोपैथोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कैल्शियम को टिश्यू या किसी भी हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल से रिमूव करना, कैल्शियम आयंस को, और उसे सॉफ्ट बनाना, ताकि हम उसका ब्लॉक कटिंग कर सकें माइक्रोटोम में, और हम उसकी जो है स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी कर सकें। ठीक है, उसे हम लोग डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड जो मेथड है हमारा डीकैल्सिफिकेशन करने का, उसे आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड कहते हो बाबू। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड क्या है? नाम से ही सिद्ध हो रहा है बाबू कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा रेजिन के माध्यम से। रेजिन आपने देखा होगा, राल को भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने कभी देखा ही होगा, पेड़ों से जो कुछ लाशें निकलते हैं उन्हें ही बोला जाता है बाबू रेजिन। तो इस मेथड में रेजिन का हम इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे फिर डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो चलो दोस्तों, साथियों, आपको मैं बताता हूँ आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि इस मेथड का यूज़ कहाँ करते हो। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड इज़ यूज्ड टू रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम द फ्लूइड और टिश्यू। ठीक है, फ्रॉम द फ्लूइड और टिश्यू भी ऐड कर लो साथियों, फ्रॉम द फ्लूइड और द टिश्यूज़। तो भैया आयन एक्सचेंज रेजिन का मेथड हम लोग सभी जैसे मेथड हैं, कैल्शियम को रिमूव करना है अपने टिश्यू से या सैंपल से, तो वही काम यहाँ भी हम लोग करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड के द्वारा। सेकेंड थिंग है, इस मेथड के द्वारा हम इंश्योर हो जाते हैं दैट इज़ मोर रैपिड रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिश्यूज। सो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड गिव इंश्योरिटी दैट कैल्शियम आयंस is more rapid rate of solubility compared to other decalcification method. So ion exchange resin method बाबू, इसकी ये एक एडवांटेज आप कह लो ये है कि ये इंश्योर कर देता है हमें कि हाँ, जो कैल्शियम को सॉल्युबिलिटी करने की इसकी जो रेट है, जो टाइम लेता है, वो मोर रैपिड है, बहुत ही कम समय में डीकैल्सिफाई कर देता है साथियों। अच्छा, इसका प्रोसीजर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर क्या है? आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड हम किस तरह से कर सकते हैं? तो साथियों, मेरे मित्रों, मैंने आपको ये बताया कि इस मेथड में रेजिन के द्वारा आयन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, एक हमने जार लिया है। ठीक है, एक हमने जार लिया है, जिसे कंटेनर आप कह सकते हो। नीचे हमने एक लेयर बना दिया है सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन। ये अमोनियम का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अमोनियम का एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, जिसका नाम है, ये याद करना होगा आपको, सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन। तो हमने एक जार लिया, जार के नीचे एक लेयर हमने बॉटम पे सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन की रखी हुई है। ठीक है, रखने के बाद हम उसमें सैंपल को प्लेस करते हैं। ठीक है, सैंपल प्लेस करने के बाद हमें डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड ऐड करना होता है, डेट इज फॉर्मिक एसिड। और ये जो भी हमारा सैंपल है उससे 10 to 20 टाइम्स मोर होना चाहिए। यानी हमारा सैंपल अगर छोटा सा था, मान लो यहाँ तक था, तो हमें इससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा जो है डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड उस कंटेनर या जार में लेना होगा, जिससे आयन एक्सचेंज रेजिन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हमारे सैंपल से सभी कैल्शियम आयन रिमूव हो जाएंगे। होता कैसे है साथियों, अब इसे भी देख लो। ये जो अमोनियम का सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन होता है साथियों, इसमें बहुत सारे मात्रा में हाइड्रोजन के आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? हाइड्रोजन के आयन पाए जाते हैं।
साथ ही हमारा जो सैंपल है इसमें क्या है साथियों, कैल्शियम का आयन है। क्या है, कैल्शियम आयन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट इज अ डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड और एजेंट, in the presence of formic acid, this calcium which is present in the sample of patient is removed by hydrogen ions which is present in the resin. So these ions are inter-exchange. These ions are inter-exchange. हाइड्रोजन आपके सैंपल में, आपके टिश्यू में, कैल्शियम आपका रेजिन में चला जाता है और इस तरह से हमारा जो टिश्यू है, जो सैंपल है, उसमें सभी कैल्शियम रिमूव हो जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। प्रोसीजर में आप नोट ऐसे करोगे, फर्स्टली टिश्यू प्लेस और सैंपल प्लेस इन ए बॉटल और कंटेनर और जार इन ए मिक्सचर ऑफ 10 to 20% रेजिन एंड फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है बाबू कि जो भी हमारा टिश्यू है या सैंपल है उसे हमें प्लेस करना है एक बॉटल में, एक जार में, ठीक है, इसे जार भी कह सकते हो आप बाबू, जार में, जिसमें मिक्सचर हो 10 से 20% रेजिन का, जो नीचे वाली लेयर है, और उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। रेजिन जो यहाँ पे यूज़ होता है साथियों, उसका नाम है अमोनियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन। ये आपको याद करना होगा साथियों कि जो रेजिन यूज होता है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में डीकैल्सिफिकेशन के लिए, वो अमोनियम का फॉर्म होता है जिसका नाम है सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन। नाउ थर्ड थिंग, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज फॉर्मिक एसिड इज 20 to 30 times मोर देन स्पेसिमेन। जो भी हमारा डीकैल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड यूज़ किया है, तो ये जो भी सैंपल है उस पर डिपेंड करता है। सैंपल से 20 से 30 टाइम जो है मोर होना चाहिए। 10 से 20 भी होता है कहीं कहीं, बट आपके बुक में 20 to 30 टाइम्स मोर दिया है तो आप वही राइट करोगे। आफ्टर डैट लास्ट इसका स्टेप बहुत ही अनोखा है और प्यारा है आप कह लो साथियों, क्योंकि ये आपको आयन एक्सचेंज रेजिन का एक एडवांटेज देके जाता है। लास्ट स्टेप ये कहता है आफ्टर यूज़, ये सब प्रोसीजर होने के बाद डीकैल्सिफाई हो जाए आपका सैंपल, आफ्टर यूज़ उसके बाद जो भी रेजिन था यानी सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन, वो मे बी रीजेनरेटेड बाय वॉशिंग कर लो साथियों, WASHINGH, by washing twist with dilute N/10 HCl followed by 3 washes in distilled water। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाए उसके बाद भी हम रेजिन को 1 से 2 बार फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसी रेजिन को कैसे करोगे, रीजनरेटेड करोगे, किस तरह से डाइल्यूट करना होगा N/10 HCl में 3 वाश के साथ। डिस्टिल वाटर में हम रेजिन को वॉश कर देंगे, N/10 HCl से पहले डाइल्यूट करना है, फिर वॉश कर देना है 3 टाइम्स, और उसके बाद फिर उसी रेजिन को आप दूसरे सैंपल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो प्रोसीजर हो गया साथियों जो आप राइट करने वाले हो। एडवांटेज में आप क्या लिखोगे, एडवांटेज में आप बोल दोगे आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड वेल प्रिजर्व्ड सेलुलर डिटेल को देता है और फास्टर डीकैल्सिफिकेशन देता है हमें। सेकेंड थिंग, इसमें जो रेजिन यूज हो रहा है यानी राल, जो राल यूज हो रहा है, जो रेजिन यूज हो रहा है, कैन बी रीयूज्ड बाय रिमूविंग एक्सेस एसिड्स। तो इस रेजिन को हम लोग दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक्सेस एसिड यानी जो फॉर्मिक एसिड है उसे हमें हटाना है, रिमूव करना है, फिर डाइल्यूट करना है N/10 HCl से, फिर 3 वाशेस करने हैं डिस्टिल वाटर के साथ, और उसी सेम रेजिन को आप दोबारा दूसरे सैंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन कहा जाता है। इसे कहीं कहीं इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन, चलो हम देखते हैं साथियों। नाम से ही सिद्ध हो रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का यूज होगा ताकि हम अपने टिश्यू या सैंपल से कैल्शियम को रिमूव कर सकें। तो साथियों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस की, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होता है और इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1947 में।
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन में साथियों हमारे कैल्शियम आयंस यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और इस तरह से हमारे टिश्यू या सैंपल से कैल्शियम रिमूव होता जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर आपसे हमेशा पूछ लेते हैं आपके सिलेबस में, और एग्ज़ाम में हर बारी आपको अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन से सवाल पूछे गए हैं तो आपको प्रोसीजर पे मेन फोकस होता है, और प्लस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रोड्स कैल्शियम को रिमूव करता है। तो आइए हम देखते हैं साथियों। प्रोसीजर इसका ये होता है, आप नोट कर लीजिएगा, और साथ ही मैं तो कहूँगा आपको कि आप पहले समझें और अपने खुद ऑन राइटिंग में आप खुद से ही वर्ड बनाएं और प्रोसीजर को राइट करें, तो इससे आपको बेस्ट नंबर मिलेगा साथियों। प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन कैसे किया जाता है सर, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा। हम पहले इमेज पे आ जाते हैं, डायग्राम पे। आपको एक जार लेना है, ठीक है। मान लो एक जार लिया आपने, ठीक है, ये आपने एक जार ले लिया। अब इसमें आपने प्लैटिनम वायर के माध्यम से जो भी आपका सैंपल है, यहाँ हमने बोन को चुना है, तो हमने बोन को प्लैटिनम वायर के मदद से जो है अटैच किया है और इस जार के अंदर रख दिया है, प्लेस कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया है कार्बन का, ठीक है, जो कि निगेटिव नेचर का है साथियों, इसे आप याद करना। जो कि निगेटिव नेचर का कार्बन इलेक्ट्रोड हमने लिया है। तो दो चीज़ें मैंने बताई, हमने एक जार लिया, जार में हम प्लैटिनम वायर के मदद से बोन को हमने अटैच करके उसमें प्लेस कर दिया। दूसरी चीज़ हमने जो ली वो कार्बन की इलेक्ट्रोड ली, जिसे हमने इस जार में प्लेस किया है, जो कि निगेटिव नेचर का है। थर्ड थिंग जो हमने लिया, इसमें टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर देखने के लिए हमने थर्मोमीटर ले लिया है, ताकि हम देख सकें कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ चीज़ जो इसमें हमने ली है वो है साथियों एक डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड, या आप कह लो डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। आप जानते हो हर स्टेप में आपको डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन यूज़ होना है, तो यहाँ भी हमने मुख्यतः फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सब तैरते हुए, ये सभी आपके डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन यानी कि फॉर्मिक एसिड है आपका, ठीक है। अब होता क्या है साथियों, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें उसे करंट सप्लाई देना होगा, तो हमने इस जार को एक पावर यूनिट यानी पावर सप्लाई से, जो पावर सप्लाई कर रहा है, इससे हमने ऐड कर दिया है ताकि उसमें करंट का प्रवाह हो सके। तो जैसे ही दोस्तों पावर यूनिट से पावर सप्लाई होती है और हमारे जार में जाती है, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, वो प्लैटिनम वायर यानी एनोड से जो भी बोन से अटैच कैल्शियम है पॉजिटिव चार्ज के, सबको अपनी तरफ खींच लेता है, और इस तरह से हमारे सैंपल से कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है साथियों। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना होता है, ये जब रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 30 से 45 डिग्री के लगभग होना चाहिए साथियों। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हमारी जो टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। तो यही आपको राइट भी करना है। आप राइट कैसे करोगे, प्रोसीजर में आप राइट करोगे, वी टेक जार और कंटेनर in which acid decalcifying solution, that is formic acid, is placed, in which the electrode and specimen and bone specimen, in which electrode and bone specimen is kept. Bone specimen is suspended by a platinum wire anode in the jar. तो जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ मैंने राइट किया है कि हमने एक जार लिया है, कंटेनर लिया है, जिसके अंदर हमने एसिड डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन यानी फॉर्मिक एसिड को प्लेस किया है, और उसी के अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को लिया है और बोन स्पेसिमेन लिया है। ये देखो साथियों, हमने यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है और बोन का स्पेसिमेन लिया है। अब ये जो बोन का स्पेसिमेन हमने लिया है वो सस्पेंडेड है एक प्लैटिनम वायर एनोड के साथ में। तो यहाँ देखो एक प्लैटिनम वायर एनोड है ना, उसी के साथ में हमने बोन को अटैच करके रखा हुआ है। तो वही फर्स्ट लाइन बता रहा है आपको। नाउ सेकेंड थिंग जो मैंने बताई थी कि अब हमें पावर सप्लाई देना है,
तो पावर सप्लाई जब आप दोगे तो उसमें करंट का प्रवाह हो जाएगा, और जब करंट हमारे जो है जार में जाएगा तो दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो जाएगा। सो करंट काउजेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दैट इज कार्बन इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम वायर एनोड। नाउ दिस current causes electric field, so this enable the calcium ions to move rapidly from the specimen to the carbon electrode। अब जब करंट का प्रवाह होता है साथियों तो दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से जो भी कैल्शियम आयन है यानी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो निगेटिव की ओर जाने लगते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते हैं। तो कैल्शियम आयन मूव करेगा रैपिडली, तेजी से, फ्रॉम द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से जाएगा, यहाँ से जाएगा टू द कार्बन इलेक्ट्रोड, इस कार्बन इलेक्ट्रोड के पास जाएगा जो कि निगेटिव चार्ज का है। ठीक है साथियों, जो कि कैथोड है यानी निगेटिव है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों सेंटेंस। अब तीसरी चीज मैंने बताई थी कि इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो शुड बी 30 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन शुड बी 30 to 45 डिग्री। सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अपने वर्ड्स में लिखोगे साथियों। नाउ सॉल्यूशन दैट इज फॉर्मिक एसिड changes after 8 hours to ensure maximum speed of decalcification. If you want maximum speed of decalcification, you can change the formic acid after 8 hours. अगर आप ऐसा करते हो तो जितना ही फ्रेश आप फॉर्मिक एसिड यूज करोगे 8 घंटे के बाद, उतने ही हायर स्पीड में डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती रहेगी। लास्ट क्या है, हमारा जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है, कंप्लीट डिकैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो टिश्यू को हमें रिंस करना है वेल इन अल्कलाइन वाटर एंड इमर्स्ड इन लिथियम कार्बोनेट बिफोर स्टीनिंग। यानी जब हमारा प्रोसीजर यानी कंप्लीट डिकैल्सिफिकेशन हो गया है टिश्यू से, अब हमें टिश्यू को रिंस करना है अल्कलाइन वाटर में। रिंस करने के बाद उस टिश्यू को इमर्स्ड कर दोगे, आप रख दोगे, किसमें रख दोगे, लिथियम कार्बोनेट में रख दोगे स्टेनिंग करने से पहले। लिथियम कार्बोनेट में साथियों इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी टिश्यू में एक्सेस एसिड है वो रिमूव हो जाए। साथियों आपको ये भी बताना है कि जो डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है यानी फॉर्मिक एसिड वो कुछ परसेंटेज में रखा गया है, तो उसको कई बार पूछ लेता है, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। डीकैल्सिफाइंग जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन के लिए है उसे आप इस तरह से बनाओगे। 88% के कंसंट्रेशन में हमारे पास फॉर्मिक एसिड होगा जिसे 100 ml लेना है। HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड 80 ml लेना है और डिस्टिल वाटर आपको 820 ml लेना है। यानी कुल टोटल 1000 ml का आपका ये डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन बनेगा जिसमें 88% फॉर्मिक एसिड है, 100 ml, HCl है 80 ml और डिस्टिल वाटर है आपका 820 ml साथियों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एडवांटेज आप नोट कर सकते हो। पहला एडवांटेज आप नोट करिए, शॉर्टन टाइम यानी कम समय में कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन देता है। शॉर्टन टाइम फॉर कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए साथियों। दूसरी चीज आप बताओगे, बेटर प्रिजर्वेशन देता है सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स के लिए। तो ये दो एडवांटेज काफ़ी हैं साथियों। डिसएडवांटेज आप क्या बोलोगे कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन आप परफॉर्म कर सकते हो, यानी एक बार में आप केवल एक ही सैंपल को इसमें परफॉर्म कर सकते हो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन, राइट करिए, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन प्रोसीड एट ए टाइम, एक समय में एक सैंपल आप यूज कर सकते हो। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज लिखिए, heat produce may damage the cytological detail। ठीक है साथियों, आपने लिखा heat produce may damage the cytological details in tissue और sample। ठीक है, तो एडवांटेज में दो एडवांटेज लिखवाया मैंने, शॉर्टन टाइम फॉर कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन, कम समय में कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन देता है। सेकंड थिंग मैंने बताया, बेटर प्रिजर्वेशन देता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन फॉर सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स के लिए। डिसएडवांटेज में मैंने आपको बताया, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन आप प्रोसेस कर सकते हो एट ए टाइम,
सेकेंड थिंग मैंने बताया जो हीट प्रोड्यूस होता है वो में डैमेज कर सकता है साइटोलॉजिकल डिटेल्स को इसके। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। अब जो फोर्थ मेथड है डिकैल्सिफिकेशन का, उसे चिलेटिंग मेथड कहा जाता है, यानी चिलेट करता है। जैसे कि हमारा चिलेटिंग एजेंट आप जानते होंगे, मुख्यतः हम EDTA को कहते हैं। तो EDTA का काम क्या होता है, जो भी मेटालिक आयंस हैं उन्हें चिलेट करके, बाइंड करके उन्हें उस सैंपल या टिश्यू से अलग करने का काम करता है। तो चिलेटिंग मेथड कह लीजिए इसे, या फिर इसे आप हिस्टोकेमिकल टेक्निक भी कहते हो। हिस्टोकेमिकल टेक्निक भी कहा जाता है इसे। सो चिलेटिंग मेथड आपको पता होना चाहिए साथियों। इस मेथड में आपको मैं 7 जो है पॉइंट्स बताऊंगा और इसे ही आप नोट करोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे साथियों। चिलेटिंग मेथड का जो डिकैल्सिफिकेशन है, तो उसके लिए आप फर्स्ट पॉइंट जो राइट करोगे वो ये करोगे कि चिलेटिंग एजेंट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चिलेटिंग एजेंट जितने भी होते हैं वो सभी कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चिलेटिंग एजेंट है, तो इनके पास पावर होता है बाइंड करने का विथ सर्टेन मेटल्स। सर्टेन मेटल्स को बाइंड करने का इनके पास पावर होता है। ये किसी भी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बाइंड हो जाते हैं और उस सैंपल से वो मेटल आयन जो है रिमूव हो जाता है साथियों। तो हमें कैल्शियम को रिमूव करना है, तो यहाँ पे ये कैल्शियम भी रिमूव करेगा साथियों। चिलेटिंग एजेंट की हम बात करें या मेथड की बात करें, तो सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट इसको सबसे पहले डिस्क्राइब जिन्होंने किया था उनका नाम है हिलमैन और ली। 1953 में उन्होंने चिलेटिंग मेथड का जो है आविष्कार किया था एज अ डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। कॉमनली यूज जो होता है एजेंट फॉर चिलेटिंग मेथड डीकैल्सिफिकेशन इज EDTA। तो आप मुझे बताओगे EDTA का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। तो EDTA यूज होता है एज अ चिलेटिंग एजेंट। EDTA बाइंड्स मेटेलिक आयंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। EDTA में वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो मेटेलिक आयंस को बाइंड कर सकता है लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम। दैट इज वाई वी यूज्ड EDTA। नाउ किस तरह से हमारे कैल्शियम आयन को रिमूव करता है वो भी हमें पता होना चाहिए। So ionized form of calcium ion, ionized form of calcium ions on the outside of the apatite crystal, the crystals become progressively smaller during decalcification process। जब हम EDTA के साथ डिकैल्सिफिकेशन करते हैं साथियों, तो जो भी सैंपल में, टिश्यू में आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन होते हैं एक एपेटाइट क्रिस्टल में, यहाँ पे एपेटाइट क्रिस्टल ग्रुप ऑफ मिनरल क्रिस्टल को एपेटाइट क्रिस्टल कहा जाता है साथियों, जिसमें ग्रुप ऑफ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, क्लोरीन, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म का कैल्शियम भी मौजूद होता है, तो उसको EDTA इस तरह से डीकैल्सिफाई करता है कि इस क्रिस्टल को, एपेटाइट क्रिस्टल को धीरे धीरे स्लोली जो है क्या करता है, छोटा करता जाता है ड्यूरिंग द डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस, और इस तरह से कैल्शियम को बाइंड करता रहता है धीरे धीरे। सो दिस चिलेटिंग मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोकेमिकल टेक्निक decalcification is a slow process that does not damage tissues or their stability and also pH sensitive। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हाँ, डिसएडवांटेज तो ये होगा कि हाँ चिलेटिंग मेथड का डीकैल्सिफिकेशन स्लो प्रोसेस है, बट एडवांटेज भी तो दे रहा है। एडवांटेज ये दे रहा है कि चिलेटिंग मेथड के डीकैल्सिफिकेशन पे आपका टिश्यू डैमेज नहीं होगा। स्लो तो प्रोसेस होगा ही, लेकिन टिश्यू आपका डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज़, स्टेन की एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, और जो पीएच होगा सैंपल में वो सेंसिटिव ही बना रहेगा। लास्ट पॉइंट आप चिलेटिंग मेथड डीकैल्सिफिकेशन में राइट करेंगे कि एक्सीलेंट बोन डीकैल्सिफायर है। अगर हम इम्यून हिस्टोकेमिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं या फिर एंजाइम की स्टेनिंग करने जा रहे हो, तो आपका चिलेटिंग मेथड डीकैल्सिफिकेशन सबसे एक्सीलेंट होने वाला है। दूसरी चीज़,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो मेथड ऑफ चॉइस होना चाहिए डीकैल्सिफिकेशन के लिए वो चिलेटिंग मेथड का होना चाहिए। टाइम भले ही लेगा, स्लो प्रोसेस भले ही होगा, टाइम डैमेज नहीं होगा टिश्यू आपका, आपकी एंजाइम्स डैमेज नहीं होंगी। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काफ़ी अच्छी तरीके से इस मेथड के द्वारा कर सकते हो साथियों। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड जिसे आप चिलेटिंग मेथड डीकैल्सिफिकेशन कहते हो। अदर नेम इसका हिस्टोकेमिकल टेक्निक डीकैल्सिफिकेशन भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग EDTA का यूज़ करते हैं और EDTA जो भी हमारा सैंपल है या टिश्यू है उससे कैल्शियम को बाइंड करके रिमूव करने का काम करता है। नाउ आगे हम चलते हैं साथियों। लास्ट मेथड है डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस का, जिसका नाम है सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। अब यहाँ देखिए, आप नाम से ही सिद्ध होगा, आपको यहाँ डीकैल्सिफिकेशन सरफेस से ही करना है, यानी सरफेस साइड से आपको डीकैल्सिफिकेशन करना है। इससे पहले वाले जो मैंने आपको फोर्थ मेथड बताए थे वो कंप्लीट रिमूव करते थे डीकैल्सिफिकेशन को, यानी हमें चूज़ करना होता था उनमें से कोई एक मेथड जो हमारे लिए बेटर हो। वहाँ से हम लोग जब डीकैल्सिफिकेशन करते थे तो अगर ऐसा होता था कि कोई भी साइड सैंपल का जिसे हमें सेक्शनिंग करनी है, कटिंग करनी है, वो कैल्सीफाइड रह गया है, यानी उसमें कोई भी मिनरल डिपॉजिट है, हार्ड मटेरियल कोई भी डिपॉजिट है जिसकी वजह से वो हार्ड हो गया है वहाँ का स्पेसिफिक एक एरिया, तो उसके लिए हम लोग जो चूज़ करते हैं वो होता है सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। तो इस चीज़ को आप समझिएगा साथियों। 3 पॉइंट्स में आपका ये क्लियर हो जाएगा। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन तभी किया जाएगा needed when partially decalcified bone or unsuspected mineral deposits in soft tissues are found during paraffin sectioning। यानी जब आप पैराफिन सेक्शनिंग करते हो, सेक्शंस काटते हो अपने माइक्रोटोम नाइफ से, और उस दौरान आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सॉफ्ट टिश्यू के ब्लॉक में कहीं ऐसा साइड है जो काफ़ी हार्ड मटेरियल जिससे मेरी माइक्रोटोम की नाइफ डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए आप फिर सरफेस डीकैल्सिफिकेशन का यूज़ करोगे। So surface decalcification needed when partially decalcified bone or unsuspected mineral deposit in soft tissues are found during paraffin sectioning। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो कि कब आप करोगे सरफेस डीकैल्सिफिकेशन। तभी करोगे जब आप सेक्शनिंग कर रहे होगे माइक्रोटोम से और आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ ये एरिया बड़ा ही हार्ड है, हो सकता है कोई मिनरल डिपॉजिट हो या कैल्शियम डिपॉजिट हो, तब आप उसका सरफेस डीकैल्सिफिकेशन करोगे। ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया। सेकेंड थिंग, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पेसिफिक साइड है या एरिया है जहाँ पे काफ़ी हार्ड मटेरियल हमें लग रहा है जो हमारे माइक्रोटोम नाइफ को डैमेज कर सकता है, तब फिर उसी एरिया का हमें सरफेस डीकैल्सिफिकेशन करना होगा। तो सेकेंड पॉइंट में, आफ्टर फाइंडिंग ए कैल्सिफिकेशन द एक्सपेक्टेड सरफेस इन ए पैराफिन ब्लॉक इज प्लेस्ड फेस साइड डाउन इन 5% HCl फॉर 1 आवर और 10% फॉर्मिक एसिड फॉर 15 to 60 मिनट्स। क्लियर हुआ? जब हमें फाइंड कर लें कि कैल्सिफिकेशन यानी हार्ड मटेरियल उस पैराफिन ब्लॉक में किस एरिया पे है, उसके बाद हमें उस एक्सपोज्ड सरफेस को जो कि पैराफिन ब्लॉक का है उसे प्लेस करना होगा फेस साइड डाउन इन 5% HCl 1 घंटे के लिए और 10% फॉर्मिक एसिड फॉर 15 to 60 मिनट्स। इसे आप इस तरह से समझ लो दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हाँ हमारे जो ब्लॉक है जिसकी हम सेक्शनिंग कर रहे हैं माइक्रोटोम से, क्या उसे ज़रूरत है सरफेस डीकैल्सिफिकेशन की? अगर है तो आप फिर उसकी सरफेस डीकैल्सिफिकेशन करोगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 में जब आपने देखा कि हाँ ये स्पेसिफिक एरिया है जो बड़ा हार्ड है, कैल्सिफाइड है, कैल्सिफिकेशन का एरिया है और इसी एरिया को सिर्फ हमें सरफेस डीकैल्सिफिकेशन करना है, तो उसका तरीका ये है कि उस ब्लॉक को आप लीजिए और जो भी सरफेस है यानी जो भी हार्ड मटेरियल वाला सरफेस है उसे आप एक्सपोज्ड करिए 5% HCl में फेस साइड डाउन, यानी उसी का जो है फेस जो है डाउन होना चाहिए HCl में 1 घंटे के लिए। ठीक है, या फिर अगर आप फॉर्मिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो आप 15 से 60 मिनट्स भी के दौरान जो है कर सकते हो और वहाँ पे आपका जो पार्शियली कैल्सिफाइड हार्ड मटेरियल या मिनरल डिपॉजिट है वो रिमूव हो जाएगा, फिर आप अपना सेक्शनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में रिंस्ड
वाटर के साथ टू रिमूव कोरोसिव एसिड एंड रीसेक्सेंट। जब आप सरफेस डीकैल्सिफिकेशन कर लो HCl में या फिर फॉर्मिक एसिड में, उसके बाद आपको उस ब्लॉक को लेना है और रिंस करना है। रिंस करने के बाद, रिंस करने से क्या होगा, जो भी एसिड है, एक्सेस एसिड होगा, वो रिमूव हो जाएगा और फिर आप उसका दोबारा रीसेक्सेंट यानी कटिंग आप कर सकते हो। तो साथियों, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने मेथड्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन आपको बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक करिएगा। बहुत धन्यवाद।